हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 11 में हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें से एक क्वेश्चन जो है नीट के एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जो आपको इस लेक्चर को मेमोराइज रखने में काफ़ी हेल्प करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी तय करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के लाएँ और आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। तो सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अलाउ करती है एंट्री करने के लिए और कुछ चीज़ों को बाहर भेजती है, एग्जिट करती है। ठीक, तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। जैसे गेट पर गार्ड वगैरह खड़े होते हैं, वो कुछ लोगों को अंदर आने देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें गेट पे गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, और वो गार्ड्स क्या करते हैं, कुछ लोग को अंदर आने देते हैं और कुछ लोग को सबको अंदर नहीं आने देंगे। जिसके पास जो है जिनको पहचानते हैं या आईडी वगैरह जिसके पास होती है उसी को अंदर आने देते हैं, बाकी को बाहर रखते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ चीज़ों की ही एंट्री प्रोवाइड करेगी और कुछ चीज़ों जो उसको लिए नेसेसरी नहीं लगेगा, ठीक है, या सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसकी एंट्री वो नहीं प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। जब भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ठीक, तो उसमें हो सकता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो जब विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होता है, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई, यहाँ पे जगह तो नहीं है, कहीं साइड बना दें यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, तो इस तरह से मेम्ब्रेन बनाए। तो जब इससे क्या है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब इधर से उधर जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे कि जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने के लिए उसको उसके उसके थ्रू यानी क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन को, जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी डायरेक्ट मॉलिक्यूल जो है वो पास कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बिना एनर्जी के जब कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब एनर्जी के साथ वो प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग मॉल वगैरह में, सॉरी, ये मॉल वगैरह तो नहीं, जैसे एक एग्जांपल लें, ज़ू होते हैं ना, वहाँ पे टिकट वगैरह लगता है। तो ज़ू वगैरह में जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा? टिकट लगेगा। मतलब एक तरह से आपके पैसे खर्च होंगे ना। तो यानी कुछ खर्चा हो रहा है वहाँ पे, ज़ू वगैरह में जाएंगे ना। और मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल वगैरह में तो नॉर्मली घूम सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये ज़ू वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ पे टिकट लगता है, या कोई मेले में जाते हैं टिकट लगता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं मॉल वगैरह में या कोई पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे पैसे नहीं लग रहा है, तो वो क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया एक तरह का। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को जब मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बिना एनर्जी के भी वो क्रॉस कर जाएंगे, तो इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये कौन से मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है? तो अगर इस पर ध्यान दें हम लोग, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये होते हैं ग्लूकोज। जैसे सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। तो सेल में ग्लूकोज की एंट्री एग्जिट होता रहता है, या सोडियम में पोटेशियम का एंट्री एग्जिट होता रहता है, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री एग्जिट होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है या बाहर निकलती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा तो सेल के अंदर जाएगी, रेस्पिरेशन होगा तो सेल के बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर जाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन से सेल के बाहर निकलेगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर आते रहते हैं, सेल के बाहर जाते रहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और प्रोसेस पर डिपेंड करता है कब कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि अलग अलग जो है मॉलिक्यूल्स वो सेल में एंटर करे या सेल से बाहर जाए। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये पहला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है।
और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन बताए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी की वेस्ट के साथ यानी एनर्जी के यूज़ के साथ होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और दूसरा बताया आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये एनर्जी के साथ, सोडियम आयन जब अंदर जाएंगे या पोटेशियम आयन बाहर आएंगे तो ये एनर्जी के साथ ही प्रोसेस होगा, ठीक। और इसके अलावा जैसे हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट ना, कुछ ऐसा भी होता है, वाटर वगैरह का कंसनट्रेशन जो होता है, ठीक है, सेल के अंदर बाहर वाटर का मूवमेंट होता है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये सेशन शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े वो भी सेशन में जुड़ जाए। ये हम लोग क्लास 11 का चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ब्रेन के को भी डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग जिस जिस जगह से बिलोंग करते हैं एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नीट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग नीट का फॉर्म जरूर फिल कर लीजिए। नीट के फॉर्म आउट हो गए हैं, 8 तारीख से फॉर्म फिलअप चालू हो गया और ये 3 मार्च तक चलेगा प्रोसेस। तो नीट के फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। और जो लोग भी नीट के फॉर्म फिल कर दिए हैं वो लोग यहाँ पे यस कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आपको बता दो तरह की चीज़ बता दी, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सेलेक्टिव यानी प्लाज्मा ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आने जाने के लिए। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, बिना एनर्जी के जो है मॉलिक्यूल्स वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस जो वाटर के मूवमेंट की वजह से होता है। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस क्या, ठीक है। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं तो ये मेम्ब्रेन से होंगे, डिफ्यूज़न के थ्रू ये चले जाएंगे हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। यानी कोई गैस वगैरह अगर है तो बहुत हाई प्रेशर पे है बाहर ना, तो डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर जा सकती है, ठीक है। जैसे लंग्स में होता है ना, ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत प्रेशर पर जब हम सांस लेते हैं बहुत प्रेशर पर ऑक्सीजन होती है, तो वो हायर कंसनट्रेशन बाहर होती है और अंदर ब्लड के अंदर उसकी लोअर कंसनट्रेशन होती है, तो ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर चली जाती है, ठीक है, ब्लड में चली जाती है। तो ये सिंपल डिफ्यूज़न से भी हो सकता है। और वाटर का मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे ये ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि सेमी परमिएबल सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सेमी परमिएबल भी होती है इस तरह से। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब किसी तरह का जो प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में ऑस्मोसिस अगर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस जब सेमी परमिएबल मतलब जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे कुछ को ना अलाउ करे, ठीक है, तो उसके अक्रॉस जब जो होगा वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और ये क्या होता है, अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, यानी वाटर का अमाउंट जहाँ ज़्यादा होगा उससे लोअर वाटर के अमाउंट, जहाँ पे वाटर का अमाउंट कम होगा वहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल जो है ये पास नहीं कर पाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये भी माइंड में रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं पास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, तो इनको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को क्रॉस करने के लिए। यानी कुछ कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये पास कर जाएंगे ना। अब ये पोलर मॉलिक्यूल की किसकी बात किया, तो जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ना, इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम पंप की यहाँ पे हम लोग बात किए अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे ऊपर डायग्राम भी बना हुआ है शायद इसका, यहाँ पे डायग्राम बना है, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कैरियर ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन है, इसी की बात हो रही है, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीग्रल या पेरिफेरल ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच बीच में जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है या कैरियर पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होगा, ऊपर ऊपर सारे पेरिफेरल प्रोटीन होगा, ठीक है, जो बाहर की साइड होती है। यहाँ पे लिखा है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है पूरी, ठीक है, और सैंडविच जैसे ना बीच बीच में ऑरेंज से ये इंटीग्रल प्रोटीन दिए हुए हैं और इसके जो थ्रेड निकले ये पेरिफेरल प्रोटीन दिए हुए हैं। पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से आपको बताया गया था। यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाए या अंदर से बाहर की तरफ आ जाए।
तो एक तरह से पंप की तरह काम करते हैं, ठीक है। एटीपीएस पंप जैसे हम लोग बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, तो ये पंप की तरह से काम करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल को एंट्री प्रोवाइड करेंगे। एंड पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिस पे चार्ज होता है, प्लस या माइनस। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिस पे चार्ज होता है प्लस या माइनस, तो उसको या तो एंट्री या तो एग्जिट देंगे। तो ये प्रोटीन जो होते हैं ये कैरियर प्रोटीन कहे जाते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें across the membrane, facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane where their concentration gradient from lower to the higher concentration. ना यहाँ पे ये सब बातें दे रखी हैं, ठीक। facilitate their transport across the membrane, concentration gradient from lower to the higher concentration, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, लोअर टू हायर अगर हो रहा है तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग बोल रहे हैं। ये भी ये बात याद रखनी कि एनर्जी प्रोसेस में लग रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और साथ साथ में क्या हो रहा है, ये लोअर टू हायर हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब ये क्या है कि हो सकता है कि बाहर क्या हो, बाहर जैसे इसके ज़्यादा हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं सोडियम मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बाहर इसका अमाउंट ज़्यादा हो, बाहर अमाउंट ज़्यादा हो, फिर भी ये बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है सेल के ना। तो बाहर हायर कंसंट्रेशन, सॉरी बाहर इसका अमाउंट कम था, बाहर सोडियम का अमाउंट कम था और अंदर ज़्यादा था, फिर भी ये अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये एनर्जी का यूज़ करे, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तरह से हो जाएगा। जब कोई अपने लो अमाउंट से हाई अमाउंट की तरफ जाएगा ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो ये होता है ना कि यहाँ पे याद रखना हमको कि अगर बाहर कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का कम है सेल के, और वो सेल के अंदर जा रहा है, और सेल के अंदर उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अंदर से एक प्रेशर होगा जो उसको अंदर आने से रोकेगा, तो उसको एनर्जी के साथ अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एनर्जी के साथ एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। सीढ़ी उतरना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सीढ़ी चढ़ना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। या हम लोग माउंट क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं ना, चढ़ाई वगैरह करते हैं किसी चीज़ पे, तो क्या होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है चढ़ना, ठीक है। ढाल वगैरह पे उतरना तो आसान होता है ढाल वगैरह पे, लेकिन चढ़ना मुश्किल होता है, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका कंसंट्रेशन कहीं पे कम है और वो दूसरे साइड जा रहा है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। या अगर वो अंदर है सेल के, जैसे पोटेशियम मान लो सेल के अंदर है और उसको क्या है यहाँ पे इसका अमाउंट कम है और ये बाहर जाना चाहता है, बाहर सेल के बाहर पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है, फिर भी क्या होगी, इसको अंदर से बाहर आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसको क्योंकि प्रेशर इसके ऊपर बाहर की तरफ से होगा ना, कि वो बाहर ना आने पाए, फिर भी ये बाहर जा रहा है तो इसको एनर्जी के साथ बाहर जाना पड़ेगा, तभी ये बाहर जा पाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है सोडियम पोटेशियम पंप में। इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी के साथ ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। और इसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो कुछ आयन या मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन वगैरह से होकर डायरेक्ट भी भेज दिए जाए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना भी पड़े, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो इधर उधर जाने के लिए, जिनको, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इनको बोला जाता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक। तो ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं और इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस सिंपल चीज़ें बताई हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके आर पार जा पाएंगे, कुछ नहीं जा पाएंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल्स जब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा रहे हैं, उसके अक्रॉस जा रहा है, यानी सेल के अंदर आ रहे हैं, सेल के बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर पड़ रही है तो इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, वो नॉर्मली बाहर या अंदर आ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक और चीज़ याद रखनी है कि ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पे होता है। मतलब जब मॉलिक्यूल अपने कम अमाउंट से, अपनी कम कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन पे जाते, ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे, तब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, यानी जहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कम अमाउंट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाहर से अंदर आने के लिए, ठीक, या अंदर से बाहर जाने के लिए। तो ये कैरियर प्रोटीन भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले सेल वॉल की।
ठीक, सेल वॉल क्या होती है। और जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो जो है सेशन को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े वो लोग भी साथ में जुड़ जाए। और कोई भी क्वेरी या डाउट रहती है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल की, ठीक। और डेली हम लोग की ये जो क्लास होती है ये डे टाइम में होती है 11 या 10 AM के आसपास, और रात में 10 PM के आसपास होती है। तो इस टाइम पे आप लाइव आ सकते हैं और यहाँ पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है ना, सेल वॉल किसका फीचर होता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि सेल वॉल किसका फीचर होता है ना, प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, ठीक है। तो सेल वॉल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, यानी ये लिविंग नहीं होता सेल वॉल जो है ना, नॉन लिविंग है। और या हम कह सकते हैं सेल का सेल में जितने भी लिविंग कंपोनेंट है उसमें हम सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो सेल के लिविंग या लिविंग नेचर को बनाने के लिए, सेल के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेल वॉल से कभी भी सेल के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक। तो सेल को अगर हम लोग लिविंग बोलेंगे तो उसमें कभी भी हम ये नहीं बताएंगे कि भाई इसमें सेल वॉल है इसलिए लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट्स में ये होता है सेल वॉल, ठीक। और सेल वॉल जो है ये आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग होती है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस में होती है और प्लांट दोनों में देखने को मिलती है। फंगस में भी सेल वॉल होती है और प्लांट में भी होती है सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो सेल वॉल जो होती है ये शेप दे सिर्फ ये क्या करेगी, शेप देगी सेल को और प्रोटेक्ट करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज वगैरह से, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल के बहुत से काम है, ये सेल को शेप भी दे रही है, सेल का एक शेप इसकी वजह से मेंटेन रहता है, और साथ ही साथ क्या कर रही है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सेल टू सेल इंट्रैक्शन जो होता है ना, सेल का एक सेल का दूसरी सेल से इंट्रैक्शन, ठीक है। और बैरियर यानी उनके बीच में जो लेन देन चल रहा है, एक सेल दूसरी सेल को जो कुछ भी दे रही है या एक सेल दूसरी सेल से जो कुछ भी ले रही है, तो उसमें एक बैरियर भी क्रिएट करती है कि भाई किसी भी चीज़ का ऐसे ही अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही थी कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री एग्जिट दे रही थी, उसी तरह से ये सेल वॉल भी करती है। ये हालांकि सेलेक्टिव चीज़ को नहीं करती बल्कि एक बैरियर बना देती है, एक बॉर्डर बना देती है। नॉन लिविंग रीजन है ना, तो एक माउंटेन की तरह कह लो या एक बैरियर कह लो, जैसे बैरियर होते हैं ना, जब पुलिस लोग जो होते हैं वो बैरियर लगा देते हैं रोड पे, तो उस तरह कुछ ऐसा ही बैरियर ही बना देती है सेल वॉल, ठीक है, ताकि अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल जो है वो सेल में एंटर ना कर जाए, ठीक है। तो क्योंकि एक सेल दूसरी सेल से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन तो कर ही रही होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो उनको रोकने का काम करेगी। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल, इसमें जो होता है एल्गी में किस तरह की सेल वॉल होती है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एल्गी में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की, मेनन्स की और मिनरल्स की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें होता है, ये सब कंपोनेंट आपको याद रखने। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में। और आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किस तरह की होती है। ये सब तो एल्गी में या प्लांट्स में दे रखा है, बैक्टीरिया में किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है, उसका क्या नेचर होता है, ठीक। मेनन्स और मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इसमें किस किस की बनी है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। तो फंगस में सेल वॉल देखने को मिल रही है ना, और प्लांट्स में, प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टन्स की होती है, मेनन्स की होती है, मिनरल्स की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी इसमें देखने को मिल सकता है। और कुछ में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन इस तरह का भी देखने को मिलता है कंपोजिशन। जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होगा सेलुलोज, यानी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट, अब फंगस में किस तरह की सेल वॉल होती है, काइटिन की, ठीक है, उसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया वगैरह में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये डिफरेंस होता है अलग अलग सेल वॉल में। यंग प्लांट की जब सेल वॉल होती है, प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्टिंग में होगा, इसमें क्या ग्रोथ हो रहती है। तो यंग प्लांट जब होता है तो उसकी सेल, यंग प्लांट सेल है, प्लांट सेल मतलब यंग है, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है उसकी
सेल वॉल में, यानी वो थोड़ी थिकनिंग उसकी होगी। जब थिकनिंग होती रहेगी, ठीक है, विच ग्रेजुअल डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, फिर ये सेल मैच्योर जब होगी तो ये ग्रोथ रुक जाती है। सेकेंडरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल जो होगी वो अंदर के साइड, इनर साइड पे बनती है, ठीक है, टुवार्ड्स साइड ऑफ द सेल, तो इनर साइड पे बनेगी। तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल दो तरह की यहाँ पे सेल वॉल जब बन रही, तो असल में ये दो स्टेजेस हैं, ये जो प्राइमरी वॉल सेकंड वॉल है नहीं, सेकेंडरी वॉल है, ये दो स्टेजेस हैं। अब ये किस तरह से स्टेजेस हैं, जब सेल वॉल बन रही है तो जब तक इमेच्योर सेल है ना, नई नई न्यूली फॉर्म्ड सेल है, तो उस सेल में क्या है कि पहले बाहर के साइड सेल उसकी सेल वॉल बनेगी, जैसे ये बनाए स्ट्रक्चर, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उससे सेल वॉल बनना चालू हुई, तो ये पहले बाहर के साइड सेल वॉल बनेगी इस तरह से, ठीक है, ठीक होती जाएगी। अब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है तो इसके बाहर की तरफ सेल वॉल बन रही है, फिर इसके अंदर के साइड सेल वॉल भी बनेगी, थोड़ी सी सेल वॉल अंदर भी बन जाएगी ना, इस तरह से। तो न्यूली फॉर्म्ड सेल में बाहर के साइड सेल वॉल होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, फिर इसके अंदर के साइड सेल वॉल बनती रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर साइड है, थोड़ा सा इसको लंबा कर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई ना। तो अंदर के साइड भी सेल वॉल बन गई, पहले बाहर बाहर बनती जा रही थी, फिर ये अंदर के साइड से थोड़ी और सॉलिड हो गई ना। तो इस तरह से सेल वॉल बन रही है, बाहर वाली ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, और अंदर के साइड बाद में मैच्योर जब सेल हो गई तो अंदर के साइड जो थोड़ी सी बनी है, ठीक है, जिसको डार्क डार्क कर दिया, ये सेकेंडरी वॉल हो गई ना। मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ, अच्छा इसमें मिडिल लैमेला भी देखने को मिलता है। मिडिल लैमेला क्या है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है, और ये सेल्स को पास में जोड़ के रखता है, दो अलग अलग सेल्स को, ठीक है, सेल वॉल का ही एक पार्ट होता है मिडिल लैमेला ना। तो ये क्या करता है, सेल दो अलग अलग सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटा भी हम इसमें देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं ना, साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो एक कनेक्शन का काम करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी इसमें ऐसे कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर होंगे बीच बीच में, ठीक है, ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर, बैंड के जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ये कुछ बैंड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये बैंड के स्ट्रक्चर जो जैसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ये बैंड का जैसा स्ट्रक्चर होगा सेल वॉल में, इस तरह से बैंड के जैसा स्ट्रक्चर होगा। और ये बैंड का जैसा स्ट्रक्चर जो है, तो इससे दो सेल आपस में, जैसे ये सेल इधर एक सेल थी, तो ये वाला साइड एक सेल है और ये वाला साइड दूसरा सेल है ना, इसको ऐसे बना देते हैं। ये देखो दूसरी सेल हो गई, डब्बे करके बना दे रहे हैं ना, गोल तो बन नहीं पाएगी थी, ये एक सेल और ये दूसरी सेल, तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। ये जो बैंड है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ना, ये एक बैंड हो गया, एक प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये नीचे दूसरा बैंड हो गया, दूसरा प्लाज्मोडेस्मेटा। बीच में इनके क्या है, इस बीच में इनके सेल वॉल है, ठीक है, और मिडिल लैमेला है ना, तो इससे ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, अटैच्ड है। और दूसरा क्या है, ये दो सेल को होल्ड करके रख रही है, दो सेल को होल्ड करने का काम करेंगे मिडिल लैमेला, ठीक है, इसको सीमेंट भी बोलते हैं ना, प्लांट सेल का सीमेंट लेयर भी कहा जाता है मिडिल लैमेला को। तो ये दो सेल को कनेक्ट करने का काम कर रही है सीमेंट के जैसे मिडिल लैमेला जो है, ठीक। और इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कर रही है, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है दो सेल के बीच के जो साइटोप्लाज्म है इनको जोड़ रही है, यानी इसके साइटोप्लाज्म से कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह प्लाज्मोडेस्मेटा से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे सेल में, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये एक टनल बनाती रही एक तरह से प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इसमें सेल वॉल, एक सेल में जो सेल वॉल होती है वो पहले तो शुरू में प्राइमरी सेल वॉल होती है, यानी बाहर के साइड बनती है, फिर वो बाद में अंदर के साइड इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखा एक सेल जो दूसरे सेल से कनेक्ट रहती है, और कनेक्शन कैसे होता है, ये होता है मिडिल लैमेला से, जिसको सीमेंट लेयर भी बोलते हैं। फिर इसके बीच हमने देखा दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, एक साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, जो कुछ भी बना होगा, अगर वो दूसरे सेल को देना है, ग्लूकोज वगैरह, सोडियम, पोटेशियम जो भी, तो दूसरे सेल को ये प्लाज्मोडेस्मेटा यानी टनल्स के थ्रू दे देगा, ठीक है। टनल सुरंग के जैसा ये प्लाज्मोडेस्मेटा पाइप वगैरह के जैसा काम करते हैं, ठीक, तो लेन देन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेल वॉल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेल वॉल के बारे में हमने शुरू में क्या पढ़ा कि सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी ये सेल का लिविंग फीचर नहीं है ना, इससे हम लोग इस बेसिस पे हम लोग सेल वॉल के बेसिस पे हम लोग सेल को लिविंग नहीं कर सकते ना। तो ये नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड होती है, ठोस होती है। सेल वॉल जो होती है आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंगस और प्लांट्स, ठीक है,
तो सेल वॉल जो है ये आउटर कवरिंग है, और फंगस और प्लांट में ये हमें देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, फंगस में काइटिन की होती है, और प्लांट में सेलुलोज की होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इसकी वजह से सेल का शेप बना रहता है, तो सेल के शेप को मेंटेन करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। सेल के बीच का इंट्रैक्शन भी इससे मेंटेन रहता है। एल्गी में सेल वॉल देखने को मिलेगी सेलुलोज की, ठीक। कैलेक्टस मैनस ये सब भी चीज़ें दी हुई, अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकता है। और यंग प्लांट सेल है तो उसमें प्राइमरी वॉल बनेगी, ठीक है। फिर प्राइमरी वॉल एक स्टेज तक बनेगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल का डेवलपमेंट होने लगेगा। यहाँ पे मिडिल लैमेला होती है, ठीक है, दो सेल के बीच में, जो दो सेल को ज्वाइन करके होल्ड करके रखती है, और उनके बीच दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा भी हमें देखने को मिलता है जो सेल को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कितना टाइम हो गया? चलो और कुछ यहाँ पे। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जाम में आता है, तो जो लोग भी क्लास 11th में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके जरूर देखेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मेन एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी आता है। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पीछे जाके उस लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो। तो उस वीडियो में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया गया, वो भी एग्जाम में आता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सेल वॉल का फंक्शन पूछ सकता है क्या है ना। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेल को। और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो इसमें क्या क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। यानी मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल के। जब हम लोग सेल बात करते हैं तो सेल के बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और ये हम लोग जनरली यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब क्या है? सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल किस में होते हैं? यूकैरियोट में होते हैं। तो क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो कुछ भी स्ट्रक्चर फंक्शन है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इनके फंक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस डीएनए बनाता है, डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए जो सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। फिर वो प्रोटीन कहाँ पे जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके लगता है, सेल वॉल में जाके लगता है, ठीक। तो इस तरह से क्या है? सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, ऑर्गेनल्स जो है, सेल ऑर्गेनल्स, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, और इन सब प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, तो इन सब चीज़ों को दे रहा है, ठीक। एनर्जी दे रहा है ताकि अलग अलग प्रोसेस हो पाए। तो सब एक ऑर्गेनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो इनका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ये स्केलेटन होता है सेल का, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये पैकेजिंग सिस्टम या पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। चीज़ों को पैकेज करने का काम, पैकेजिंग करने का काम, या उसको सेल से बाहर निकालने के लिए जो उनकी पैकेजिंग होती है उस तरह का काम ये देखता है। या लिपिड वगैरह का सिक्रीशन हो गया, वो सब भी ये मैनेज करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है ये क्या करता है? ये गार्बेज कलेक्शन काम करता है, ठीक है, कचरा वगैरह ना, कचरा कबाड़ ये सब इकट्ठा करने का काम लाइसोसोम करता है, ठीक, और उसको ख़त्म करता है। तो ये लाइसोसोम जो है गार्बेज कलेक्शन काम कर रहा है और चीज़ों को साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जो भी सेल में चीज़ें बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगी, यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल करता है। स्टोरेज हाउस जैसे नहीं होता है, घर में एक स्टोरेज हाउस होता है, उसी तरह वो स्टोरेज रूम होता है, तो उसी तरह से स्टोरेज रूम जैसे होता है, ये सेल का स्टोरेज रूम की तरह काम करता है। वैक्यूल जो है ये सेल के स्टोरेज रूम की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें, जो भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं वो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं ना। ग्लूकोज बना तो वो इकट्ठा हो जाएगा, या जो भी बात के लिए कुछ चीज़ें रखनी है, कोई भी चीज़ बनी, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, तो ग्लूकोज बना, अब वो उसको थोड़े टाइम के लिए रिजर्व करके रखना है, तो वैक्यूल वगैरह में रिजर्व रहता है। या लिपिड वगैरह हो गया, जो भी चीज़ हो गई, उसको थोड़े टाइम तक रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है सेल को, तो वैक्यूल वगैरह में स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी बनाता है। और क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम्स है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स है ना। अच्छा, जनरली जो है हम लोग सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तीन को ही इंक्लूड करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चार जो है, ठीक है, ये चार को ही इंक्लूड करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ठीक है। मेन इन चार को किया जाता है, इसमें कंसिडर किया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम को इसमें कंसिडर नहीं करते, ठीक है। जनरली हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, पेरोक्सिसोम को, इन तीनों को हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है ना, तो वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, एक तरह से वो अपना सब कुछ एक्टिविटी अपने से कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए, साथ ही पेरोक्सिसोम में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट एक तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल को कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी डिटेल से आगे भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या है ना। क्लास को थोड़ा सा और लेंदी कर देते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और अब तो डेट भी आ गई है, मई में 3 मई को एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और डेली इसी टाइम पे हमारे साथ कनेक्ट हुआ कीजिए। रात के टाइम हम लोग लाइव क्लास करते हैं और दिन में लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। रात में 10 o'clock के पास और दिन में 9 AM पे। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेल का स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये पूरा न्यूक्लियस के चारों इस टाइप से, ये नहीं, ये पूरा दिखाया हुआ है फोल्डिंग के जैसा, तो न्यूक्लियस के चारों ऐसा फोल्डिंग टाइप का या फिलामेंट टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कंकाल के जैसा भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर होता है पूरा। और ये पूरी सेल में, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, इस तरह से जाल ना। जैसे हम लोग ये सेल बनाए और ये सेंटर में इसके न्यूक्लियस बना दिए, तो ये इसके जो प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा किनारे तक इस तरह से जाल के जैसे फैले रहेगा, ठीक है, मतलब किनारे तक फैला रहता है बिल्कुल। फोल्डिंग फोल्डिंग पूरी इसमें बनी रहती है, या थ्रेड फिलामेंट के जैसा होगा, और ये पूरा किनारे तक फैला रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे टीनी ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इंट्रासेलुलर स्पेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है ना, छोटे छोटे, अगर इसको काट के देखें पाइप के जैसा दिख रहा है देखने में, पाइप के जैसा लग रहा है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसमें ये इस इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड कर रहा है अलग अलग पार्ट में, लुमिनर और एक्स्ट्रा लुमिनर पार्ट में। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा लुमिनर साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। थोड़ी सी बढ़ा के कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या बढ़ा के लिखी हुई हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये बाहर के साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है इसके अंदर के लूमेन से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का लूमेन जो है, उसके अंदर का अपना एक कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंट है, तो उससे वो बाहर के साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये अंदर का साइड इसका लूमेन हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और बाहर का साइड क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया, तो बाहर की साइड साइटोप्लाज्म हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पे इस पे राइबोसोम भी देखो, कुछ ऐसे दानेदार दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे ग्रेन्यू टाइप के दिख रहे हैं इसमें, और कुछ स्मूथ दिख रहा है, उस पर ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो कुछ ग्रेनी दिख रहा है और कुछ नॉन ग्रेनी दिख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे ये जो ग्रेनी है स्ट्रक्चर, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक।
क्योंकि इस पर राइबोसोम से ग्रीन ग्रीन दाने दाने के जैसा जो दिख रहा है, दानेदार दिख रहा है, ये असल में राइबोसोम है। तो राइबोसोम की वजह से क्या होता है, ग्रीनी थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे दाने नहीं होते, ये राइबोसोम कहीं कहीं पे नहीं होते हैं, तो जहाँ पे नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। स्मूथ वाले पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और रफ वाले पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ये वाला हो गया, दानेदार दिख रहा है ना। और दूसरा स्मूथ वाले पे राइबोसोम नहीं होते और इससे प्रोटीन नहीं बनता है। तो यहाँ पे 2 तरह का इसका डिवीज़न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, सेक्रेशन करता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम है, राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा ही। और एक्सटेंसिव और कंटिन्यूस होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं लिपिड वगैरह बनाते हैं ना, स्मूथ वाले क्या करेंगे, लिपिड बनाएंगे, ठीक है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन बनाते हैं ना, स्टेरॉइडल हार्मोन बनाते हैं, तो लिपिड बनाते हैं और स्टेरॉइडल हार्मोन बनाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, ट्यूब का जैसा पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये जो होता है ये डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को, लूमेन से अलग कर देता है, यानी लूमेन अलग और साइटोप्लाज्म अलग, ठीक। और इसमें 2 तरह के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ भी होता है और स्मूथ भी होता है। रफ वाला जो होता है प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड बनाता है। तो इस तरह से 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है। और यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने देखा यहाँ पे जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ही उल्टा जो है मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक। और दूसरा ऑस्मोसिस देखा, एक प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस वाटर मूवमेंट की कंडीशन वगैरह में ऑस्मोसिस हो सकता है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और सेल वॉल फिर हमने देखा, सेल वॉल जो होती है ये प्लांट वगैरह में हमें देखने को मिलती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर है, और सेल को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है। और ये सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें सेल के ऊपर जब पहली जो इमेच्योर सेल होगी उसमें जब सेल वॉल की ग्रोथ होगी तो इमेच्योर क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी वॉल बोलते हैं। और जब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ये क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होती है ना। तो इसमें जब यानी सेल जब मैच्योर हो जाएगी उसके बाद जब इसकी ग्रोथ हुई सेल वॉल की तो ये क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। मिडिल लैमेला भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो 2 सेल को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा प्लाज्मोडेस्मेटा में मिलते हैं, ये 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके, याद रखना है मिडिल लैमेला 2 सेल को कनेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जबकि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या वो 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, यानी उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आते हैं। फिर हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी हमने देखा कि ट्यूब्यूल से जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो लुमेन है ना वो साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इसकी यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसके थ्रू ये सेपरेट हो जाता है। और 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ होते हैं। रफ वाले पे राइबोसोम होता है, स्मूथ से जो है लिपिड वगैरह स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, ठीक। इस तरह से हमने ये आज चैप्टर कवर कर लिया। चैप्टर का जो है ना ये पूरा, तो अभी और भी चीज़ें हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कवर किया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल वॉल क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये सब चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में आपने देखी। और अगले लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे गोल्जी अपरेटस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करने में आसानी हो, पढ़ाई में आसानी हो।
छोटा हो गया था ना, बिल्कुल छोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको नीट के मॉड्यूल्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे हर चैप्टर के, यानी नोट्स आपको बने बनाए मिलते रहेंगे, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं रहेगी। और उसमें जो है हम लोग क्वेश्चंस काफ़ी उसमें पुट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो नीट के मॉड्यूल्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपकी डाउट या क्वेरी है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, या हमारी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।